डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो है MTH 401 का लेक्चर नंबर जो 25 है फोर्स मोशन, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने फोर्स मोशन जो कि लेक्चर नंबर 24 था अपलोड कर चुका हूं, तो इससे पहले आप काइंडली उस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा। आज हम इस फोर्स मोशन की जो कि हमारा नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स है उनको इस लेक्चर में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेंबर इस वीडियो पे नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी दीजिएगा। तो एग्जांपल नंबर 1 में स्टूडेंट हमसे वो कहता है कि कंसिडर एन LC सीरीज सर्किट। L मीन इंडक्टर, C मीन कैपेसिटर। ठीक है, यानी आपके पास एक ऐसा सर्किट, लाइक मैं अगर आपको कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक सर्किट जा रहा है जिसमें ये इंडक्टर होता है, ठीक है, जिसमें से करंट गुजारे, और फिर ये हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर। इसे हम स्टूडेंट्स L का नाम देते हैं इंडक्टर, और ये हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर। ठीक है, अगर हम इस तरह का एक सर्किट लें जिसमें ET = 0, यानी एक्सटर्नल सोर्सेज का जो वोल्टेज है वो हमारे पास ना हो, तो डिटरमाइन द चार्ज QT ऑन अ कैपेसिटर फॉर T > 0, कि किसी भी टाइम के ऊपर आपने जो है चार्ज को फाइंड करना है, इनिशियली चार्ज Q को। इफ़ इनिशियली देयर इज़ नो करंट फ्लो, उस वक्त जबकि वहाँ पे किसी किस्म का कोई भी करंट ना बहाओ। तो स्टूडेंट हम इस चूँकि ये हमारे पास जनरल सा क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी हम जनरलाइज जो है वो देंगे। तो सोल्यूशन में उसने कहा है जी कि LC सीरीज सर्किट के लिए जो हमारे पास फार्मूला बनता है, तो ये देखिए उसने यहाँ पे पहले लिखा है ना R/dQ/dt = 0। तो स्टूडेंट्स बेसिकली असल में ऐसा होता है कि हमारे पास जो सर्किट है ना उसमें तीन चीज़ें होती हैं, कैपेसिटर होता है, रेजिस्टेंस होती है और इंडक्टर होता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, रेजिस्टर की बात नहीं कर रहे। सो उसने कहा है कि सिंस सीरीज जो है वो LC है, नो रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस का पोर्शन था। अब चूँकि ये नहीं है तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे ज़ीरो ले रहा हूँ। तो ज़ीरो लेने का मकसद क्या है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये इसमें से नहीं है, वरना हमारे पास टोटल जो इक्वेशन होती थी ये भी उसमें शामिल होता था इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, दोबारा सुन लें, हमारे पास ये वाला पोर्शन इस इक्वेशन में मौजूद होता है जब हमारे पास LRC सीरीज़ का सर्किट हो। लेकिन इस सीरीज़ में चूँकि LC है तो लिहाजा हमने इसको ज़ीरो कह दिया है, क्योंकि ये हमारे पास रेजिस्टेंस सर्किट में मौजूद नहीं है। तो बाकी हमारे पास जो सर्किट बनता है, इक्वेशन बनती है, हम इसी को लेके आगे चलेंगे जी। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमने कंडीशन हमारे पास ये है कि इनिशियली जब हमने देखा है कि टाइम ज़ीरो पे उस पे ऊपर जो चार्ज Q0 है, और हमने ये देखना है कि हमारे पास जो चार्ज का फ़्लो है वहाँ पे इनिशियली ज़ीरो है। दोनों ही कंडीशन हमारे पास मौजूद है, तो हम इन कंडीशंस को भी इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है, और इस्तेमाल में लाते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। तो ये कंडीशन है। आइए जी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको बताया हमने 24 लेक्चर के अंदर भी हमने इस तरह की सपोजिशन की थी। तो हमने किस तरह की सपोजिशन करनी है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस को निकालने के बाद सर्किट बचा है, हमने यहाँ पे Q को Q = e⁻mt लेट करना है। ठीक है, और ये तो सिंपल Q है ना, जो इस Q की जगह पे पुट हो जाएगा। फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ Q को कैसे करेंगे, हम इसके दो डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव में m⁻mt आ जाएगा। जब मैं इसका दूसरा डेरिवेटिव Q का लूँगा, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उस वक्त एक और m बाहर आने से m का स्क्वायर e⁻mt बन जाएगा, जो कि आपको नज़र आ रहा है। अब इस सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे और Q का आंसर हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये देखें, जब उसने डबल डेरिवेटिव पुट किया और साथ में e⁻mt दोनों के आना था, उसने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। देखें बेसिकली होना कुछ यूँ था कि जब आप डेरिवेटिव पुट करते हैं ना, साथ में L m² e⁻mt, ठीक है, प्लस 1/c है, Q की जगह पे स्टूडेंट्स क्या आना था, e⁻mt। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखते हुए e⁻mt दोनों में से कॉमन ले लूँगा तो Lm का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लस 1/c। ठीक है, इस तरह से हमारे पास वो e⁻mt उधर जाके डिवाइड होके = 0
हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं m का आंसर निकालूँ तो देखें जो l आपके पास आ रहा है ये वाला इधर डिवाइड हो जाएगा, पहले ये इधर आके माइनस का होगा, फिर l इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमें m का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ से, सॉरी यहाँ पे नहीं इस वाले पोर्शन पे, तो इस नेगेटिव की वजह से ये जो नेगेटिव नज़र आ रही है इस नेगेटिव की वजह से अयोटा बन जाएगा, ठीक है। और l और c के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/LC के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, और साथ में अयोटा इस नेगेटिव की वजह से, क्योंकि जब ऊपर पावर आनी थी ना -1 के स्क्वायर रूट आ जाता है तो वो अयोटा में चला जाता है, ठीक। इसके बाद हमारे पास जो है जब हमें m के रूट्स यहाँ से फाइंड आउट हो जाते हैं, हमने m की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने जो हमारे पास QT, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती थी, हमारे पास इसका सल्यूशन जब भी हम लिखते होते हैं QT, तो इसमें हमने C1 हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, बेसिकली हमने लिखना था e की पावर में, तो यहाँ पे क्या है, रियल नंबर तो कोई मौजूद ही नहीं है, तो वो 0 होने की वजह से 1 हो जाता है, इसी वजह से हमारे पास e वाला पोर्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो C1 कॉस, ठीक है, और कॉस के साथ जो भी हमारे पास अयोटा में आता होता है वो हमारे पास एंगल में जाता है, जो कि यहाँ पे आ रहा है 1/LC का स्क्वायर रूट। इसी तरह से C2 साइन t, ठीक है। तो अब हमने QT जब निकाल लिया है अब हमारे पास कंडीशन आएंगी, एक दफ़ा हमने इसी Q2 में क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0 रखते हुए इक्वल टू Q0 रखते हुए हमने 0 पुट करना है। तो जब मैं 0 पुट करूँगा साइन 0 पे सारा 0 हो जाएगा, ठीक है, और cos 0 इक्वल टू 1 होता है, जिसकी वजह से हमें C1 मिल जाएगा, यानी कि Q0 C1 के बराबर आ जाएगा, राइट। फिर सेकंड हमारे पास क्या आता है कि हमने इसी का डेरिवेटिव लेना है QT वाले का, जिसका डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो Q प्राइम T आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन बन जाएगा, अगेन इसका एंगल जो है 1/LC ये आपको बाहर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया स्टूडेंट, उसने C1 की जगह पे Q0 पुट कर लिया है, उसके बाद दे रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे Q0 भी साथ ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल उसने डेरिवेटिव ले लिया। अब डेरिवेटिव लेने के बाद क्या कंडीशन थी कि आपने इक्वल टू 0 रखते हुए 0 पुट करना है, पहले था कि आपने इक्वल टू Q0 रखना है 0 पुट करते हुए। अगर आप देख सकें तो आपको कंडीशन में उसने यही कहा था जी कि आपने डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 रखना है, और जब सिंपल लेना है तो आपने Q0 के इक्वल लेना है। हमने उसी कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल किया है। तो मैं ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन पे दोबारा से। तो देखिए हमने यहाँ से C1 C2 की वैल्यू निकाल ली है। तो C2 चूँकि हमारे पास सिफर आया है, चूँकि C2 सिफर आ चुका है तो हमारे पास सिर्फ C1 वाला आंसर रह जाएगा, जो कि Q0 cos 1/LC का स्क्वायर रूट एंड TR है, ठीक है। ये हमारे पास QT आ जाता है। आप स्टूडेंट हमें बताएं हमने क्या करना है, हमने करंट IT भी फाइंड करना था। हम क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े ना तो उसने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था, उसने हमसे क्वेश्चन में ये कहा था कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने IT को फाइंड करना है। I कब होता है, करंट चेंज ऑफ चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने जो QT निकाला है हमने उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर हम उसके बाद चले जाएंगे करंट के ऊपर। तो देखिए आपके पास ये जो QT का आंसर भी हमने निकाला था, अब हमने इसका लेना है डेरिवेटिव, फिर हम चले जाएंगे IT पे। तो जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो कॉस का माइनस साइन और समथिंग, और ये हमारे पास IT इसका फाइनल आंसर आ जाता है, और हमने यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि फाइंड द चार्ज QT और अ कैपेसिटर इन LRC सीरीज, ठीक है, जिसमें L की वैल्यू दी हुई है हेनरी के अंदर। हेनरी इसका यूनिट होता है इंडक्टर्स का, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है जो कि 10 दी हुई है, और कैपेसिटर का जो है वो कैपेसिटर का फैराड होता है, वो भी उसने हमें 0.001 दिया हुआ है, और एक्सटर्नल वोल्टेज जो है सोर्सेस का वो उसने हमें 0 कहा हुआ है, और 0 पॉइंट पे जो चार्ज है वहाँ पे Q0 है, और इनिशियली जो है करंट वहाँ पे भी सिफर है। आपने Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में इस RT वाले को 0 नहीं करेंगे। उसकी क्या वजह है, पहले क्वेश्चन में तो हमने उसको 0 किया था, इसकी वजह यह है कि अब उसने हमें R की वैल्यू दे दी है जो कि 10 ओम है, अब हम इसको 0 नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने L R C इन तमाम की वैल्यूज़ को और ET की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। L जो कि 0.25 था इक्वल टू 1.1/4 के होता है, फिर मैंने इसको भी पॉइंट को ख़त्म करके बेटा बना दिया। तो
बेसिकली हमारे पास ये मिल रहा था, फिर मैंने 4 से मल्टीपल कर दिया ताकि 1/4 इधर से ख़त्म हो जाए, तो ये हमारे पास कुछ मसावत बन जाती है। अब मैंने यहाँ से लेट कर लेना है, और हमें पता है कि 0 क्यू को रखते हुए क्यू रखना है, ये लिमिट उसने हमें दे दी है। तो हम क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्यू इज इक्वल टू ई की पावर एम टी, फिर हम उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, ताकि हम डी स्क्र डी क्यू बाई डी टी स्क्र की जगह पे वैल्यूज़ को पुट कर सकें। तो इस तरह से हमारे पास ये जो आंसर है इसके एम स्क्र और 100 और 104,000, ठीक है। तो इस तरह से ई की पावर एम टी तमाम में काम बना था वो उधर के ज़ीरो हो गया। इस तरह से हमने यहाँ से एम के रूट्स निकाल लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने जैसे रूट निकाले हैं 2 से डिवाइड कर दिया, फार्मूला क्वाड्रेटिक का लगाने के बाद हमें इसके अंदर क्या बनता था, हमारे पास माइनस का 36 ऑलमोस्ट जो भी बन रहा था, उसको जब उसने स्क्वायर रूट ले लिया तो वो हमारे पास आयोटा बन गया 60 का, ठीक है। अब इसमें ई की पावर वाला पोर्शन आपको मिल गया, ठीक है। क्योंकि इसमें डैम्पिंग आ जाती थी, क्योंकि रेजिस्टेंस था, जिसमें रेजिस्टेंस ना हो स्टूडेंट उसमें ई की पावर में आंसर 0 आता था, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, तो इसी वजह से यहाँ पे हमें ई की पावर वाला पोर्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने ई की पावर -20t और C1 cos 60t प्लस C2 sin 60, हमें Q2 था, हमने कंडीशन पुट की है कि हमने जहाँ पे t है वहाँ पे 0 पुट करना है और इक्वल टू Q0 के रखना है। तो मैं कभी पता है जी 0 साइन पे 0 होता है, हमें सिर्फ कॉज वाला मिल जाएगा, यहाँ पे भी 0 बनने से 1 हो जाता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ Q0 इज इक्वल टू C1 मिल रहा है। और फिर हमने क्या करना है, इसका C1 की जगह पे Q0 को पुट कर दें, पुट कर दिया। अब अगेन इसका डेरिवेटिव लूँगा, डेरिवेटिव लेने से क्या होगा, प्रोडक्ट 2 लगेगा, पहले ये छोड़ दिया इसका डेरिवेटिव, फिर मैंने इसको छोड़ देना है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। जो हमारे पास बनेगा, अब हमने इक्वल टू 0 रखना है और पुट भी टी की जगह पे 0 करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें C2 का आंसर Q0/2 मिल जाता है, जो हम क्या Q2 की वैल्यू का पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखें जैसे ही हमने Q2 की जगह पे पुट किया, आंसर हमारे पास Q2 का फाइनल आंसर आ चुका है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आई भी फाइंड करना था या QT ही फाइंड करना था, तो अभी हम देख लेते हैं। तो उसने हमसे कहा था सिर्फ QT का, ठीक है, तो हमने QT जो है वो फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यह सोल्यूशन यहाँ पे ख़त्म होता है। उसने लास्ट पे ये लिखा है कि हमें नज़र आ रहा है कि इसमें अगर हम ये कहें कि रेजिस्टेंस 0 नहीं है, चूँकि तो टाइम अगर बढ़ता जाए तो इसमें ये Q2 की वैल्यू जो है वो अप्रोच टू 0 हो जाएगी, ठीक है। वक्त के साथ अगर हम इसे देखें इन्फिनाइट तक, तो ये कह रहा है कि इसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन की अगर हम बात करें फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर, देयर इज़ नो इम्प्रेस्ड वोल्टेज ऑन अ सर्किट, ठीक है, अगर वो फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन में है तो इस तरह से स्टूडेंट हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी। एग्जांपल नंबर 3 कहता है फाइंड द स्टेडी स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन QP ऑफ T द स्टेडी स्टेट करंट इन LRC सर्किट। अब LRC सर्किट में एक्सटर्नल सोर्सेस जो है उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कि ET इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा T। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट आपने जनरल इक्वेशन लिखनी है, जो कि आपको वहाँ पे नज़र आ रही है कि जनरल इक्वेशन है, और इक्वल आपने किसके रखनी है जी, E0 साइन गैमा टी के, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे कंडीशन भी जो है आपको सबसे पहले जी क्या कर रहे हैं, आप इसे लेट कर रहे हैं A इज इक्वल टू A साइन गैमा टी प्लस B कॉस गैमा टी। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, QT की वैल्यू। आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेना है, सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे आप इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर आप उनको अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, सेकंड डेरिवेटिव के, फर्स्ट डेरिवेटिव के और QT जो है सिंपल, उसकी जगह पे आपने इनको तमाम तर को ले आए हैं, ठीक है। देखिए आप एल स्क्वायर की जगह पे आपके पास -A L गैमा स्क्वायर साइन गैमा टी -B L गैमा स्क्वायर कॉस गैमा टी, ठीक है। ये आपके पास आ जाते हैं L स्क्वायर D स्क्वायर बाई dt के, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट आपके पास DQ वाले का आंसर है और फिर 1/C के साथ Q वाले का आपका आंसर है। अब स्टूडेंट आपने किया क्या है, यहाँ पे आपने सबसे पहले इसमें से क्या करना है, आपने इन जितने भी आपके पास मौजूद हैं आपने साइन गैमा टी और कॉस गैमा टी वालों को सेपरेट कर लेना है। जैसे कि उसने ये वाले सारे साइन गैमा वाले और ये वाले सारे उसने कॉस गैमा वाले इकट्ठे कर लिए हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने अपने क्वेश्चन पे आ जाना है। आपका जो क्वेश्चन ई की पावर साइन और गैमा टी है ना, आपने उसको उसके साथ कंपेयर करना होता है।
तो कंपेयर करने का क्या मतलब होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, बल्कि मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ जी। जी, तो यहाँ पे देखें, तो ये साइन गैमा टी है ना, इसके साथ ई नज़र आ रहा है आपको, तो ये सारा ई इसके बराबर आ जाएगा, जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। कॉस गैमा टी यहाँ पे नहीं है, ज़ीरो है, तो हम फिर इस वाली चीज़ को इक्वल टू ज़ीरो रख लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें जो दो इक्वेशन बनती हैं, हम इनको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। लेट्स सी कि अगर मैं इस फर्स्ट वाली को रीअरेंज करूँ, तो मैंने क्या किया है जी मैंने देखा कि इन तमाम में से जो 1/c, यानी कि मैंने l इन दोनों में से कॉमन ले लिया, a को, सॉरी, ठीक है, और माइनस ये सारा कुछ वैसे का वैसे बन जाता है। और फिर मैंने स्टूडेंट्स क्या किया है, मैंने इस वाले पोर्शन को इधर ले आया हूँ, ठीक है, बल्कि मैंने इसको यहाँ पे भी स्टॉप करवा दिया है। दूसरे वाले में भी ये वाली कंडीशन बना देता हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। यानी कि ये वाली कंडीशन जो आपको नज़र आ रही है ना, इस वाले से जो मैंने बनाई है, इस वाले से भी मैं बना सकता हूँ। कब? जब मैं आपके पास इन दोनों में से b को कॉमन ले लूँ, तो कॉमन लेने से ही देखें उसमें भी वो चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो फिर आप इसमें से किसी एक का आंसर दूसरे में पुट करके आप ए या बी की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि उसने यहाँ पे बी की वैल्यू निकाल ली है, फिर उसमें बी की वैल्यू दूसरे में पुट करके आपको ए का आंसर भी मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन उसने लिख दिया है कि सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको ए और बी का आंसर एक दूसरे को कंपेयर से मिल जाता है। ठीक है, इजीली मिल जाएगा आपको भी। तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको ए और बी मिल जाते हैं तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे चूँकि हमने ए और बी जो है हमारे कोएफिशिएंट थे, नोटेशन किए थे हमारे पास, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x जो आपके पास आ रहा है, x इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे लेट कर लेना है कि आपने इसको x लेना है। ठीक है, अगर आपने इसको x लेना है तो आपने इसका जब स्केयर लेंगे तो आपके पास कुछ इसका a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab का फार्मूला ओपन करने से फॉर्म बन जाएगी, राइट। अब हम ये ऐसा क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट, जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर वगैरह आ जाते होते हैं तो हम इनकी कंबाइन वैल्यू को देखना चाहते होते हैं, यानी इनकी इफेक्टिव वैल्यू को देखना चाहते होते हैं। तो तब हम क्या करते होते हैं, हम एक इम्पीडेंस के नाम से ना नई चीज़ देखते होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इम्पीडेंस का फार्मूला होता है z इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र इसका स्क्र रूट। तो हमने क्या करना है, हमने इसी इम्पीडेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग इनमें से x का स्क्र का हमने पहले आंसर निकाला, साथ में ये देखें, और आर स्क्र वैसे का वैसे आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इम्पीडेंस का मतलब ये होता है कि हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी इफ़ेक्टिव वैल्यू निकालनी होती है। हमने क्या करना होता है, इनकी इफ़ेक्टिव वैल्यूज़ को निकालना होता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्यू टी पे चले जाएंगे अगर दोबारा से, तो आप उसी में फिर C1 C2 जो कि आपके हैं A1 B2 जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ की पुट कर दी है, और फिर अगर हमने इनका आगे से IT निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इनका अगेन से डेरिवेटिव ले लेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से फिर उसमें से उसने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है, ई नॉट जी कॉमन ले लिया है। ठीक है, कॉमन लेके ये फॉर्म आपको नज़र आएगी वहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा सुन लें, इसका डेरिवेटिव लेके आपको ये चीज़ मिल जाती है। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने ई नॉट जेड जब कॉमन लेंगे तब आपको ये चीज़ मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें एक तो हमने x के बारे में यहाँ से कुछ नई चीज़ पढ़ी है जिसको मैं इंडक्टेंस का नाम देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जी कि हमारे पास जो z था वो इम्पीडेंस था। मैं यहाँ पे बता देता हूँ जी, ये जो z है हमारे पास ये इम्पीडेंस होते हैं, और जो x था हमारे पास ये रिएक्टेंस होता है, यानी कि हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर की कंबाइन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम तमाम तार का लें तो हमारे पास फिर इम्पीडेंस आ जाता होता है, बोथ द मेजर ऑफ इम्पीडेंस मेजर बाय इन ओम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती हैं।